गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध क्या है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। शीत युद्ध क्या था, एक बार फिर से हम शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व में दो महाशक्तियाँ रह जाती है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और इन दोनों महाशक्तियों के बीच में एक तरह का युद्ध प्रारंभ हो जाता है जिसे नाम दिया गया शीत युद्ध। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था जो कि प्रत्यक्ष रूप से मैदान में नहीं लड़ा गया, बल्कि इस युद्ध के साधन थे एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना, और हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष युद्ध के अलावा अन्य सभी साधनों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन दोनों महाशक्तियों द्वारा की गई। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के अगर हम बात करें तो 1945 से लेकर के 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता, पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो इस शीत युद्ध के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो भी घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं को हम कहीं ना कहीं इस कोल्ड वार से रिलेटेड करके समझ सकते हैं। तो शीत युद्ध समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम शीत युद्ध के बारे में अच्छे से हमें जानकारी हो। तो आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध का जन्म होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न हम डिस्कस करेंगे इसमें ऐतिहासिक कारण। देखिए, ऐतिहासिक कारण क्या था। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है और बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। तो 1917 में जब सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई, तभी से जितने भी पश्चिमी देश थे वो सभी सोवियत संघ को लेकर बहुत अधिक आशंकित थे और सभी उस समय से ही सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। तो पहला रीज़न तो इसका ये रहा कि कहीं ना कहीं जब सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हो जाती है, तभी से पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की शक्ति को कम करना चाहते थे। और अब देखिए, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब जर्मनी में हिटलर का उदय होता है तो पश्चिमी राष्ट्र ये प्रयास करते हैं कि जर्मनी सोवियत संघ को समाप्त कर दे। वो प्रोवोक करते हैं हिटलर को कि हिटलर किसी भी तरीके से सोवियत संघ के ऊपर अटैक करे। दूसरा रीज़न था युद्ध के पश्चात के उद्देश्यों में अंतर। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था। अंतर कैसे था कि एक तरफ सोवियत संघ था जो ये चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, इन पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाए। लेकिन जो पश्चिमी राष्ट्र थे, स्पेशली अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब ये चाहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार नहीं होना चाहिए। तो इन देशों की इच्छा ये थी कि यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो। तो दोनों ही शक्तियों के युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर था। जहां सोवियत संघ ये चाहता था कि यूरोप में साम्यवाद की स्थापना हो, वहीं पश्चिमी शक्तियां ये चाहती थी कि पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की स्थापना ना हो, बल्कि पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो। तीसरा कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। पहले हम देखते हैं कि ये याल्टा समझौता क्या था। देखिए, याल्टा समझौता, याल्टा सम्मेलन बुलाया गया था 1945 में, जिसमें कि अमेरिका की तरफ से भाग लिया था रूजवेल्ट ने। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, और सोवियत संघ की तरफ से गए थे स्टालिन, और ब्रिटेन की तरफ से गए थे चर्चिल। तो इनके बीच में कुछ समझौते हुए थे और याल्टा सम्मेलन में ये समझौते हुए, और ऐसा ही एक समझौता किया गया था पोलैंड के बारे में। ये कहा गया था कि पोलैंड में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएंगे और वहाँ पर एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी, और जो सोवियत संघ है
वो वहाँ पर अपनी संरक्षित सरकार को थोपने का प्रयास नहीं करेगा। पोलैंड में देखिए दो तरह की सरकारें थी उस समय। एक तो थी लुब्लिन शासन, लुब्लिन शासन को सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ, और दूसरी सरकार थी लंदन शासन, और लंदन शासन को सपोर्ट कर रहे थे पश्चिमी देश। तो 1945 में जब ये याल्टा सम्मेलन हुआ तो ये कहा गया कि पोलैंड में न तो लुब्लिन सरकार बनेगी न लंदन सरकार बनेगी, बल्कि पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव करवाए जाएंगे और वहाँ पर प्रतिनिधियात्मक सरकार की स्थापना होगी। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद सोवियत संघ ने इस समझौते का पालन नहीं किया। जब चुनाव करवाने के लिए अमेरिका के और ब्रिटेन के पर्यवेक्षक पोलैंड में पहुंचे तो सोवियत संघ ने उन्हें वहां प्रवेश करने नहीं दिया, और बल्कि सोवियत संघ ने यह प्रयास किया कि पोलैंड में पुनः जो उसकी संरक्षित लुब्लिन सरकार थी उसकी स्थापना हो जाए। तो पोलैंड में जो ये याल्टा समझौते का उल्लंघन सोवियत संघ द्वारा किया गया, इससे पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से नाराज हो गए। इसी तरह सोवियत संघ ने हंगरी, बुल्गारिया, यहाँ हम बात करें, देखिए यूरोप के जो देश थे, हंगरी, बुल्गारिया था, हंगरी था, और इनके बारे में जो भी एग्रीमेंट किए गए थे, जैसे रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है, तो इनके बारे में जो एग्रीमेंट किए गए थे, जो समझौते किए गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत संघ ने उनको मानने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ द्वारा उनका उल्लंघन किया जाने लगा। तो सोवियत संघ के इन कार्यों से पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से नाराज हो गए। पश्चिमी राष्ट्र ये समझ गए कि सोवियत संघ की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से अधिक देशों में साम्यवाद की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चा, आइए हम इसे समझते हैं। अब देखिए द्वितीय मोर्चा क्या था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय क्या हुआ कि जो जर्मनी था, हिटलर ने सोवियत संघ पर अटैक किया। अब ये जो सोवियत संघ था इसने मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन, अमेरिका, इनसे, तो इसने मित्र राष्ट्रों से ये अपील करी कि ये जो जर्मनी है, इस जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए। मतलब पीछे से अगर दूसरा मोर्चा अटैक करने के लिए दूसरी तरफ से इस पर लड़ाई कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जर्मनी जो है वो कमज़ोर पड़ जाता। तो सोवियत संघ ने ये रिक्वेस्ट करी इन मित्र राष्ट्रों से कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए, लेकिन जो मित्र राष्ट्र थे वो सोवियत संघ के इस अनुरोध को टालते रहे। तो सोवियत संघ ये समझ गया कि मित्र राष्ट्र उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहते, बल्कि मित्र राष्ट्रों की इच्छा ये है कि किसी ना किसी तरीके से सोवियत संघ को नष्ट कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा दोनों के बीच तनाव का। आगे देखिए, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। अब हम बाल्कन समझौता समझते हैं। बाल्कन समझौता 1944 में पूर्वी यूरोप के विभाजन को लेकर किया गया। ये पूर्वी यूरोप है, इसके विभाजन को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे बाल्कन समझौता कहा गया। इस समझौते में ये कहा गया था कि जो बुल्गारिया और रोमानिया है, रोमानिया और बुल्गारिया, इनमें सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा। इसी तरह जो यूनान था, जो ग्रीस था, यूनान जो था, ये कहा गया कि जो यूनान है इसमें ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा। इसी तरह जो हंगरी और युगोस्लाविया थे, उनमें ये कहा गया कि इनमें दोनों देशों का बराबर प्रभाव एक्सेप्ट किया गया। लेकिन क्या हुआ कि युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा भी शुरू कर दी और सोवियत संघ ने साम्यवादी देशों को खुलकर वो सपोर्ट करने लगा, और इससे जो पश्चिमी देश थे वो सोवियत संघ से नाराज हो गए। नेक्स्ट है ईरान से सोवियत सेना न हटाया जाना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईरान की। देखिए क्या हुआ कि ईरान में भी जब युद्ध चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि ईरान में भी जो उत्तरी ईरान था, उस उत्तरी ईरान पर सोवियत सेना ने अधिकार कर लिया था।
और जो दक्षिणी ईरान था वहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका की सेना ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तो अपनी सेना हटा ली दक्षिणी ईरान से, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। और बाद में जब यूएनओ ने दबाव डाला, उसके बाद ही सोवियत संघ ने वहाँ से अपनी सेनाएं हटाई। तो सोवियत संघ के इस कार्य से भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब हम यूनान की बात करें। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाल्कन समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया था कि यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई और ब्रिटेन ने यूनान से अपने सभी सैनिक अड्डे हटा लिए। तो चूंकि यूनान में एक शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए सोवियत संघ के सपोर्ट से जो आसपास के साम्यवादी देश थे जैसे युगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बानिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के राजतंत्रात्मक शासन के खिलाफ जो कम्युनिस्ट छापामार थे उनको सहायता देना प्रारंभ कर दिया। तो इन सब कारणों से जो अमेरिका और जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ से नाराज हो गए। नेक्स्ट है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। देखिए क्या हुआ कि जो टर्की जो था, इस टर्की पर सोवियत संघ ने दबाव डालना शुरू किया। सोवियत संघ टर्की से कुछ भूप्रदेश की मांग करने लगा, साथ ही ये मांग करने लगा कि तुर्की में जो वास्फोरस है, वास्फोरस में सैनिक अड्डा, एक नौसैनिक अड्डा बनाने का अधिकार सोवियत संघ को दिया जाए। और जब पश्चिमी राष्ट्रों को ये बात पता लगी तो पश्चिमी राष्ट्र बहुत नाराज हुए और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो टर्की था उस पर सोवियत संघ अपना दबाव बढ़ाने लगा। तो अल्टीमेटली अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी और अमेरिका ने कहा कि टर्की पर किसी भी तरह का जो आक्रमण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। तब जाकर सोवियत संघ ने अपना ये कृत्य बंद किया। नेक्स्ट है अणु बम का आविष्कार। देखिए, अणु बम बनाने की तैयारियां काफ़ी लंबे समय से अमेरिका भी कर रहा था और सोवियत संघ भी कर रहा था, लेकिन हुआ यूं कि अमेरिका इस काम में सक्सेस रहा और सोवियत संघ ने अणु बम का आविष्कार कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार कर लिया। अब अमेरिका में ये जो शोध कार्य चल रहा था इसके बारे में ब्रिटेन को तो पूरी जानकारी थी, लेकिन सोवियत संघ को इसकी जानकारी नहीं थी। और जब सोवियत संघ को ये बात पता लगती है कि अमेरिका ने अणु बम बना लिया है तो सोवियत संघ ने एक तरीके से इसको विश्वासघात माना। और दूसरी तरफ क्या हुआ, देखिए, जब अमेरिका ने अणु बम बना लिया तो अमेरिका को ये लगने लगा कि अब उसे सोवियत संघ की कोई आवश्यकता नहीं है और इस कारण से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा। तो अमेरिका द्वारा अणु बम का आविष्कार करना भी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो सोवियत संघ के जो न्यूज़पेपर्स थे, उन न्यूज़पेपर्स में अमेरिका की नीतियों के खिलाफ आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। जब अमेरिका को ये बात पता लगी तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और इधर क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब यही स्थिति अमेरिका में भी क्रिएट होने लगी कि अमेरिका की सरकार या जो अमेरिका का प्रशासन था उसने भी सोवियत संघ के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर ये जो न्यूज़पेपर्स थे इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक तरफ जो सोवियत संघ के न्यूज़पेपर्स थे उनमें अमेरिका की आलोचनाएं पब्लिश हो रही थी और दूसरी तरफ जो अमेरिका के न्यूज़पेपर्स थे उनमें सोवियत संघ की नीतियों के खिलाफ आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो रहे थे। तो समाचार पत्रों से जो माहौल बना, उस माहौल से शीत युद्ध को और हवा मिली। नेक्स्ट है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। देखिए, जो पश्चिमी राष्ट्र थे उन्होंने भी
जब उन्हें पता लगा कि सोवियत संघ साम्यवाद का प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने भी सोवियत संघ के विरोध में प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया। चर्चिल ने जब अपना फुलटन भाषण दिया, फुलटन स्थान पर चर्चिल का जो भाषण है, बहुत फेमस भाषण है ये 1946 में, उसमें भी चर्चिल ने इस बात को कोड किया कि सोवियत संघ से खतरा है हमें और सोवियत संघ के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए हमें आगे आना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका में प्रचार अभियान चला, उसके कारण भी शीत युद्ध को गति मिली। नेक्स्ट है बर्लिन की नाकेबंदी। देखिए, बर्लिन की नाकेबंदी में यह है कि सोवियत संघ ने जो लंदन प्रोटोकॉल हुआ था 1948 में, उसका उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी करना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ ने चूंकि बर्लिन की नाकेबंदी करना शुरू कर दिया था, तो पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद में इसकी शिकायत की और इस कृत्य से भी माहौल बहुत अधिक विषैला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। देखिए, सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट पावर्स थी, जो स्थायी कंट्रीज थे, उनको वीटो पावर दिया गया था। और चूंकि सोवियत संघ भी सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, तो सोवियत संघ के पास भी वीटो पावर था। तो सोवियत संघ यूएनओ सुरक्षा परिषद में इस वीटो पावर का बार बार प्रयोग करने लगा। अमेरिका और पश्चिमी देश जो भी प्रस्ताव लेकर आते, उस प्रस्ताव पर सोवियत संघ वीटो का प्रयोग करता। और जब सोवियत संघ ने इस तरीके से वीटो का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो पश्चिमी राष्ट्रों को ये लगा कि सोवियत संघ की इच्छा ये है कि वो किसी भी तरीके से यूएनओ को निष्प्रभावी बनाना चाहता है। तो इस कारण से भी दोनों देशों के बीच में तनाव क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद कर देना। लैंड लीज सहायता क्या था? लैंड लीज सहायता क्या थी? देखिए, जो लैंड लीज एक्ट था, उसके अंतर्गत अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। एक तो सोवियत संघ का ये कहना था कि ये जो आर्थिक सहायता हमें दी जा रही है, ये बहुत ही कम है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने सोवियत संघ को दी जाने वाली इस लैंड लीज सहायता को भी बंद कर दिया और इससे सोवियत संघ अमेरिका से नाराज हो गया। नेक्स्ट है शक्ति संघर्ष। जो मॉर्गेंतो है, हमने इनके बारे में पढ़ा है, यथार्थवादी उपागम इन्होंने दिया था। मॉर्गेंतो का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चूंकि विश्व में दो महाशक्तियां रह जाती हैं और अगर दो महाशक्तियां हैं तो उनके बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही अपना विश्व प्रभुत्व स्थापित करना चाहेंगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये हुआ कि विश्व में दो महाशक्तियां रह गई, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था और सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था साम्यवादी विचारधारा को। तो दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। एक तरफ अमेरिका ये चाहता था कि विश्व के अधिकांश देशों में पूंजीवाद की स्थापना हो, लोकतंत्रात्मक शासन आए। दूसरी तरफ सोवियत संघ ये चाहता था कि विश्व के अधिकांश देशों में साम्यवाद की स्थापना हो। चूँकि इस समय ये दो ही महाशक्तियाँ थीं, दोनों ही विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है, इसलिए इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट है हित संघर्ष। शीत युद्ध एक तरीके से राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के हित आपस में टकराते थे कई मुद्दों पर, जैसे कि बर्लिन का प्रश्न था, जर्मनी का प्रश्न था। इसी तरीके से पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो दोनों के राष्ट्रीय हित अलग अलग थे और इसलिए दोनों में टकराव होना लाजमी था। तो चूँकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के हित अलग थे, इसलिए दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था। तो ये आज हमने डिस्कस किए
कि शीत युद्ध के क्या कारण थे।